के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और हमने पिछली तरह अल्काइल हेलाइड्स के नोमेनक्लेचर में पढ़ा था कि आईयूपैक दो तरह के नोमेनक्लेचर्स मानता है ना, एक फंक्शनल क्लास नोमेनक्लेचर है और दूसरा सब्स्टिट्यूटिव नोमेनक्लेचर है, राइट। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूटिव नोमेनक्लेचर है। मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि मैं बुनियादी तौर पर उस पर फोकस करूंगा। सब्स्टिट्यूटिव नोमेनक्लेचर क्या है, उसके अंदर फंक्शनल क्लास नोमेनक्लेचर से फ़र्क ये है कि जो फंक्शनल क्लास नोमेनक्लेचर है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को एक ग्रुप कंसिडर किया जाता है और फिर समझा जाता है कि जैसे वो जो बाकी जो सब कुछ है वो उस फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, राइट। लेकिन सब्स्टिट्यूटिव नोमेनक्लेचर में जिससे हम फोकस करेंगे उसमें हम वो जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन एटम्स की चेन है उसे पेरेंट चेन कंसिडर कर रहे हैं, खा वो पेंटेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है, व्हाटएवर जो भी है। और उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्काइल हेलाइड्स में अगर फ्लोरीन लगा हुआ है तो उसे हम कह देंगे ये, अगर एक पेंटाइल ग्रुप पे लगा हुआ तो हम कहेंगे ये पेंटेन है, जिसके ऊपर फ्लोरीन लगा हुआ तो ये फ्लोरोपेंटेन हो जाएगा, राइट। और फिर जरूरी नहीं है कि नंबरिंग हम जो फ्लोरीन जिस पे लगा हुआ उसी कार्बन से शुरू करें, हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन देखनी है। उसमें हाँ लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, लेकिन हो सकता है वो 2 फ्लोरोपेंटेन भी कोई चीज हो सकती है ना, क्योंकि अगर वो उसको 1 बनाए तो फिर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है वो 4 कार्बन एटम्स की बनेगी। तो इसलिए हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन देखनी है, भले उसमें नंबर 1 मिले या ना मिले, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिव नोमेनक्लेचर में ये है, ठीक है। नंबर 1 देना जरूरी नहीं है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। और फिर वही आगे जो फर्स्ट ब्रांचिंग वाला रूल था जो कि हमने एल्केन्स में भी पढ़ा था, एल्काइल ग्रुप्स के उसमें, कि एल्काइल ग्रुप्स को हमने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। और फिर उसके बाद ये कि अगर 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, कि अगर दोनों तरफ से नंबरिंग शुरू करें और पहले सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 1 ही मिल रहा हो या 2 मिल रहा हो, पहले सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 ही मिल रहा है, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे अगले सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है। एक तरफ से पहला 2 था, दूसरा 3 मिल रहा था, दूसरी तरफ से अगर नंबरिंग शुरू करेंगे तो एक तरफ से 2 शुरू होगा और दूसरे को 4 मिल रहा है, तो जिसमें दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल रहा है हम उस तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल हमने चैप्टर में पढ़ा था उसमें। तो आज हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स पे जाते हैं। फंक्शनल क्लास नोमेनक्लेचर्स के बारे में उसने बताया हुआ है कि सिंपली आप अल्कोहल को एक सेपरेट वर्ड के तौर पे आखिर में डाल दें और उससे पहले जो भी जो कार्बन जो उस अल्कोहल, ये जो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप के साथ लगी हुई है, अल्कोहल हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होता है, उसको कार्बन नंबर 1 कंसिडर करें, जिस तरह उधर अल्काइल हेलाइड्स में भी था। लेकिन अगेन हम फोकस फंक्शनल क्लास नेम्स की बजाय हमारा फोकस होगा सब्स्टिट्यूटिव नेम्स के ऊपर। और सब्स्टिट्यूटिव नेम्स ऑफ अल्कोहल आर डेवलप्ड बाय आइडेंटिफाइंग द, ये वही जिस तरह पहले करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिव नेम सबसे पहले आइडेंटिफाई, पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन दैट bears the hydroxyl group and replace the e ending of the corresponding alkane by ol, ठीक है। जैसे पेंटेन है, उसके आखिर में एक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो हम ई हटा देंगे पेंटेन का और ओल लगा देंगे, पेंटेन पेंटेन, हाँ पेंटेन ओल बन जाएगा। और जहाँ पे हाइड्रोक्सिलिक का जो नंबर आ रहा है तो वो ओल से पहले लिख देंगे। तो पहले जरा कुछ अरसे पहले तक ऐसे होता था कि ये जो नंबर होता था कि हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप किस कार्बन पे लगा हुआ है ये शुरू में लिखा जाता था, जिस तरह जो एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, जैसे हेक्सेनोल है और उसके कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है तो हम इसे 2 हेक्सेनोल कहते थे, 2 हेक्सेनोल। लेकिन अब हम 2 हेक्सेनोल नहीं कहते, इसे हेक्सेन 2 ओल कहते हैं, ठीक है, हेक्सेन 2 ओल। ऑलराइट। अच्छा, इसी तरह आपकी टेक्स्ट बुक में जो और एग्जांपल्स 3 दी हुई हैं, एक पहली एथेनॉल की दी हुई है क्योंकि एथेन है, राइट, एथेन का ई खत्म कर दिया और उसकी जगह पे ओल ऐड कर दिया, एथेनॉल बन गया। दूसरी एग्जांपल ये हेक्सेन 2 ओल की है। और तीसरी एग्जांपल उसके अंदर देखिए कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप भी लगा हुआ है और मेथिल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल पेंटेन 2 ओल, ठीक है। तो जो पेरेंट चेन है आपने कहा वो पेंटेन है और उसके ऊपर 2 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 मेथिल पेंटेन बन गया और उसके आगे 2 ओल लगा दिया। आई होप ये आपको क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं।
ठीक है, जो लोकेंट कहते हैं इसको, ये जो न्यूमेरिकल नंबर लगा होता है कार्बन नंबर 2 पे लगा होता है, जो 2 ऐसे लोकेंट कहते हैं, राइट। लोकेंट के बाद आप डैश लगाते हैं, डैश को हाइफन भी कहते हैं। ऑलराइट, हाइड्रोक्स, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स टेक प्रेसिडेंस, यानी they outrank alkyl groups and halogens in determining the direction in which a carbon chain is numbered. ठीक है, the hydroxyl group is assumed to be attached to carbon 1 of a cyclic alcohol. ये पॉइंट दो, ये दो अलग पॉइंट्स इकट्ठे उसने लिखे हुए। इस साइक्लिक वाले को अभी आप छोड़ें, पहले पॉइंट पे फोकस करें। ये आप देखिए, ये जो पहली एग्जांपल दी हुई है 6 मेथिल हेप्टेन 3-ol, यही है आपके सामने एग्जांपल। पहुंच गए आप टेक्स्ट बुक में? यस सर। 6 मेथिल हेप्टेन 3-ol, तो ये असल में एक हेप्टेन है, और हेप्टेन के ऊपर एक मेथिल भी लगा हुआ है और एक हाइड्रोक्सिल भी लगा हुआ है। ओके, तो ये अगर इस एक तरफ से नंबरिंग हम शुरू करें तो मेथिल को कार्बन नंबर 2 मिलेगा, ऐसे ही है, और हाइड्रोक्सिलिक को कार्बन नंबर फिर 3, 4, 5 मिलेगा, राइट। तो इससे फिर बन जाएगा कि 2 मेथिल और हेक्सेन 5-ol बन जाएगा। ठीक है, 2 मेथिल हेक्सेन 5 हेप्टेन 5-ol बन जाएगा। लेकिन अल्कोहल, ये जो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है, ये आउट रैंक करता है मेथिल को। तो आपने अगर हाइड्रोक्सिलिक भी लगा हुआ है और मेथिल भी लगा हुआ है, तो आपने ये देखना है कि हाइड्रोक्सिलिक को आपने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो ये ठीक है कि उधर से अगर नंबरिंग करें तो मेथिल ग्रुप को कार्बन नंबर 2 मिल रहा है, लेकिन आउट रैंक कर रहा है अल्कोहल। अल्कोहल को अगर उधर से नंबर करें कार्बन नंबर 5 मिल रहा है, और दूसरी तरफ से नंबरिंग करें राइट साइड से तो कार्बन नंबर 3 मिल रहा है, तो हम इसको नंबर 3 कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर ये हाइड्रोक्सिलिक ना होता और लेट्स से ये होता फ्लोरो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होता, हाइड्रोक्सिलिक की जगह पे फ्लोरीन लगा होता, तो फिर इसको क्या नाम होता है इसका, बताइए। अगर ये फ्लोरीन लगा होता, हाइड्रोक्सिलिक ना लगा होता, तो फिर इसको क्या नंबर करते? 3 फ्लोरो 6 मिथाइल हेप्टेन। 3 फ्लोरो 6 मिथाइल हेप्टेन? नहीं मरियम, आप गलत कह रही हैं। सर 2 कोई ठीक होता है जी, मिथाइल बताइए। 2 मिथाइल 5 फ्लोरो हेप्टेन। ठीक है, ये किसने, हफ्सा ने बताया ये? जी, तो ये बिल्कुल ठीक बताया। 2 फ्लोरो सॉरी क्या, 3 फ्लोरो नहीं, 2 मेथिल और 5 फ्लोरो, 2 मेथिल 5 फ्लोरो हेप्टेन। ठीक है, फिर नंबरिंग हम उस तरफ से शुरू करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम जो हेलोजेंस हैं उनको अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर प्रेसिडेंस नहीं देते, वो आउट रैंक नहीं करते अल्काइल ग्रुप्स को। तो इसलिए हमने वहां से नंबरिंग शुरू करनी है जहां पे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है। तो मेथिल की तरफ से शुरू करेंगे क्योंकि पहले सब्स्टिट्यूएंट को कार्बन नंबर 2 मिल रहा है, और अगर उधर से शुरू करें तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को कार्बन नंबर 3 मिल रहा है। तो इसलिए इस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे। लेकिन अगर उसकी जगह पर ये होता कि जी एल्का हाइड्रोक्सिल है, तो फिर हम इधर से शुरू करें। मरियम, आपको क्लियर हुआ ऐसे हमने क्यों किया? यस सर, क्लियर हो गया। ऑलराइट, बाकी लोग सबको समझ में आएंगे? कबीर खान, कबीर खान, जी सर, ये समझ सर में समझ आएगी? गई। यस ठीक है, एग्जाम में इस तरह का सवाल आ सकता है कोई भी। ओके, दूसरा पॉइंट जो इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि अगर कोई साइक्लिक अल्कोहल हो, साइक्लिक आपको पता है वो किस अल्कोहल को कहते हैं, एक ऐसी अल्कोहल के जिसके अंदर कोई फ्री एंड ना हो। ठीक है, यानी सारे जिस तरह हेक्सेन हमने पढ़ा था, तो इसी तरह साइक्लिक कंपाउंड है, फ्री एंड कोई ना हो, एंड टू एंड ज्वाइनिंग हुई भी हो, तो उसके अंदर हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? तो हम कहते हैं कि जहां पे हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा उसको हम कार्बन नंबर 1 कह देंगे। ऑलराइट, तो ये एक एग्जांपल दी भी हुई है, ये 5 कार्बन का साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, रिंग स्ट्रक्चर, तो 5 कार्बन है तो ये साइक्लोपेंटेन हो गया। अब नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे? उस कार्बन से शुरू करेंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा साइक्लोपेंटेन
1 ओल, राइट। और फिर इसके ऊपर एक मेथिल ग्रुप भी लगा हुआ है। एक तरफ से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 बनेगा, दूसरी तरफ से 1 2 बनेगा, तो 2 इसको नंबर करेंगे, तो ये बन गया 2 मेथिल साइक्लिक पेंटेन 2 ओल 1 ओल। अच्छा, इसमें ट्रांस लिखा हुआ है, ट्रांस इसके शुरू में, तो हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा नहीं है, वो चैप्टर्स बीच में हमने वो इग्नोर कर दिया। वैसे मैंने आपको हल्का सा बताया था ना कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती रहती है, सेकंड डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होती, और इस वजह से 2 आइसोमर्स बन जाते हैं। ये आपको पढ़ाया मैंने? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, हेलो। यस सर। सर मुझे तो नहीं पता। मेरा ख्याल है मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को, एक और क्लास से मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, सॉरी। तो ठीक है, खैर अभी फिर ये सिस ट्रांस वाले को अभी आप इग्नोर कर दीजिए, हम ये आगे जाके फिर पढ़ेंगे। इस तरह का कोई क्वेश्चन मैं पूछूंगा अभी नहीं एग्जाम में फिर। ऑलराइट, ये प्रॉब्लम अगला है, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज एंड गिव द फंक्शनल क्लास एंड सब्स्टिट्यूट नेम्स ऑफ ऑल द आइसोमेरिक अल्कोहल्स दैट हैव द मोलेकुलर फार्मूला C4H10O। ये काइंडली आप लोग कर लीजिए, ये प्रैक्टिस ये कर लें, इस तरह का एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि यही आए, ये नहीं आएगा, C4H10O का मैं नहीं पूछूंगा, जरा सा कुछ चेंज हो जाएगा और मैं आपसे पूछ लूंगा इस तरह का सवाल, ठीक है। ये जरूर आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स की क्लासेस क्या क्या होती हैं। ऑलराइट, तो ये डिपेंड कर रहा होता है ऑन द कार्बन टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। ऑलराइट, अब आपने ये जो अल्कोहल्स के केस में हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप OH ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, और अल्काइल हैलाइड्स के केस में फंक्शनल ग्रुप फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप है, राइट। तो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन के आगे कितने कार्बन से बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, ये आपने देखना है। यानी वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन के आगे कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं। अगर उस कार्बन का मजीद एक कार्बन से बॉन्ड है तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर उस कार्बन के 2 कार्बन से बॉन्ड बने हुए हैं तो उसे कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर उस कार्बन का जिसके साथ हाइड्रोक्सिलिक या अल्काइल हैलाइड लगा हुआ है 3 कार्बन से बॉन्ड बने हुए हैं तो इसे कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। यू हैव टू नो दिस बिकॉज आगे रिएक्शन जब हम इनके करेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी पे और रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे इसका फर्क पड़ता है कि वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स है। Thus, primary alcohols and primary alkyl halides are compounds of the type RCH2G, where G is the functional group, right? तो प्राइमरी वो है कि जिसके अंदर RCH2G। क्यों ये प्राइमरी है? क्योंकि G जो है फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है, इसके साथ 2 तो हाइड्रोजन है ना, कार्बन तो सिर्फ एक ही है जो R ग्रुप में, इसलिए ये प्राइमरी है। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो R2CHG है, और टर्शियरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आर R3CG। ये समझ में आ गया आपको, ये जो नोटेशन है? यस सर। बाकी लोग Yes, sir. जिसको समझ में ना आया वो पूछें। ऑलराइट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर्स कुछ इन्होंने ड्रॉ किए हुए। सबसे पहले ड्रॉ किया हुआ है 2,2-डाइमेथिल-1 प्रोपेनोल या प्रोपेन 1 ओल। मैं तो प्रेफर करूंगा आप प्रोपेन 1 ओल लिखें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 प्रोपेनोल। अच्छा, तो इसके अंदर अगर आप गौर करें तो एक कार्बन है जो कि क्वाटर्नरी कार्बन है, इवन जिसके 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बने हुए, ऐसे ही है ना। एक कार्बन है जिसके 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बने हुए, लेकिन हम इस अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कह रहे हैं, हालांकि इसमें एक क्वाटर्नरी कार्बन मौजूद है। तो प्राइमरी वो जिसका 1 कार्बन के साथ बॉन्ड हो, सेकेंडरी वो जिसके 2 कार्बन से बॉन्ड हो, टर्शियरी जिसके 3 कार्बन से बॉन्ड हो, और क्वाटर्नरी जिसके 4 कार्बन से बॉन्ड हो। तो इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन ऐसी मौजूद है जिसका क्वाटर्नरी है जो, तो फिर से प्राइमरी अल्कोहल क्यों कह रहे हैं? सर क्योंकि जो प्राइमरी कार्बन है वो OH के साथ अटैच्ड है, जो हाँ, फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है उसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई बात आप लोगों को? यानी आपने कोई भी कार्बन नहीं देखनी, आपने वो कार्बन देखनी है जो कि हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप के साथ लगी हुई है, ठीक है।
और जो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप के साथ कार्बन लगी हुई है वो वाली है जो प्राइमरी है। ये सबको समझ में आ गया है? इस तरह का सवाल एग्जाम में आएगा। Yes, sir. ऑलराइट, फिर उसके बाद 2-ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसे लिखा हुआ है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। क्यों? इसलिए कि जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन का बॉन्ड बना हुआ है आगे इसके 2 कार्बन के साथ बॉन्ड्स हैं, इस वजह से ये सेकेंडरी है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर है 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेनोल। तो इसमें जिस कार्बन का हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड बना हुआ है इसके आगे 3 कार्बन के साथ है, तो ये टर्शरी अल्कोहल है। और फिर आगे 2-क्लोरो 2-मेथिल पेंटेन है, उसके अंदर जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है उस कार्बन के 3 कार्बन के साथ टर्शरी है। फिर आगे उसने ये प्रॉब्लम है क्लासिफाई द आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ ये स्ट्रक्चर के एज बीइंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इस तरह का सवाल आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल। Many of the properties of alcohols and alkyl halides are affected by whether their functional groups are attached to primary, secondary or tertiary carbons। ठीक है, तो ये क्यों important है कि हम ये क्लासिफाई करें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में? इसलिए कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स की ये इस पे डिपेंड कर रही होती हैं कि जो वो प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्शरी कार्बन है। ठीक है, ये बहुत से केसेस आगे आप देखेंगे। We will see a number of cases in which a functional group attached to a primary carbon is more reactive than the one attached to a secondary or tertiary carbon, as well as other cases in which the reverse is true। तो कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें टर्शरी कार्बन्स के ज्यादा रिएक्शंस होंगे और कुछ होंगे जिनमें प्राइमरी कार्बन्स के ज्यादा रिएक्शन होंगे। वो कौन से केसेस हैं वो आगे जाके हम देखेंगे। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस स्ट्रक्चर को देख के बता सकें कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, ग्रुप में पूछ लीजिए या अपने दूसरे क्लास फेलो से डिस्कस कर लीजिए, लेकिन आपको ये आना चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद है जी बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स एंड अल्काइल हैलाइड्स। मैं कहता हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग आप इसको जो शुरू वाला सेक्शन इसको छोड़िए, इस सेक्शन के शुरू के हिस्से को जिसके अंदर बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ्स दी हुई हैं इसको छोड़िए। लेकिन ये जो बना लिखा हुआ है इसी के अंदर ही सेक्शन में कि अल्कोहल्स एंड अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, यहाँ तक पहुंच गए आप लोग? ये पहले दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है इस सेक्शन का। यस सर। एशम बताइए अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स क्यों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं? एशम? यस सर, यस सर। अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स क्यों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं? एशम? यस सर, मैं सुन। सोच रहे हैं आप? सवाल ये है कि अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स क्यों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं? क्योंकि सर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। किस किस का? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, सॉरी। ये किस में? ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे इसका। अल्कोहल्स में। और अल्काइल हैलाइड्स में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? उसमें हेलोजेंस का, मतलब फ्लोरीन का ज्यादा है उसमें। हाँ, ये जो हेलोजेंस और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए पोलर बॉन्ड्स हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए मेथनॉल का दिया हुआ है कि इसका डायपोल मोमेंट है 1.7 डी बाय और क्लोरोमेथेन का है 1.9 डी बाय, यानी ज्यादा डायपोल मोमेंट है थोड़ा सा क्लोरोमेथेन का एज कंपेयर टू मेथनॉल। लेकिन उसके बावजूद अल्कोहल्स ज्यादा हाइड्रोफिलिक हैं बनिस्बत अल्काइल हैलाइड्स के। उसकी क्या वजह है हम आगे पढ़ेंगे अभी। ये जो इसने इसके अंदर, तो मैं इस सेक्शन में मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ कि आपको ये चीज जहन में रहे। एक ये कि अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
और फिर दूसरा इसका जो आखिरी पैराग्राफ है इसी सेक्शन 4.5 सेक्शन का कि relatively simple notions of attractive forces between opposite charges are sufficient to account for many of the properties of chemical substances. You will find it helpful to keep the polarity of carbon, oxygen and carbon halogen bonds in mind as we develop the properties of alcohols and alkyl halides in later sections. ठीक है, तो ये आपने लाजिमन जहन में रखना है कि अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज किस वजह से हैं? कार्बन ऑक्सीजन पोलर बॉन्ड की वजह से, ठीक है, और उसकी वजह से ऑपोजिट चार्जेस आ रहे हैं, पोल बन रहे हैं। और इसी तरह से अल्काइल हेलाइड्स में भी ऑपोजिट चार्जेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और हैलोजन के दरमियान में। Alright, next section is physical properties of alcohols and alkyl halides or intermolecular forces. हमने पढ़ा था ना, याद है आप लोगों को एल्केन्स को पढ़ते हुए कि जितना जितना मॉलिक्यूल बड़ा होता चला जाएगा सरफेस एरिया उतना बढ़ता चला जाएगा और उतनी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा होती जाएंगी। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो चेन लेंथ बढ़ती चली जाएगी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। और इस तरह हमने कहा था कि स्ट्रेट चेन होगी तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ब्रांच चेन होगी तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा। अब हम आते हैं अल्कोहल्स और अल्काइल हेलाइड्स की तरफ, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस से, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स एक ही चीज के पड़े हुए हैं, वो कितने एक दूसरे के करीब हैं, कितने जोर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। तो जहां तक एल्केन्स की बात थी उसके अंदर सिर्फ नॉन पोलर अट्रैक्शंस थी ना, नॉन पोलर अट्रैक्शंस थी क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड था। लेकिन ये जो अल्कोहल्स हैं और अल्काइल हेलाइड्स हैं इनके अंदर तो पोलर बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो ये जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं सिर्फ नॉन पोलर नहीं होंगी बल्कि पोलर भी होंगी, ठीक है। तो इस बात को जहन में रखना है बॉइलिंग पॉइंट को। So when describing the effect, we are discussing now this section at boiling point. When describing the effect of alkane structure on boiling point in section 2.0, we pointed out that van der Waals attractive forces between neutral molecules are of 3 types. ठीक है, ये हमने पढ़ा था alkanes के अंदर कि न्यूट्रल फोर्सेस जो है ना 3 तरह के, एक है इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जिन्हें डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, राइट। दूसरे हैं कि एक डायपोल है और एक इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान में, और तीसरी है डायपोल फोर्सेस, ठीक है। 3 तरह की फोर्सेस हैं। तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल एक डायपोल है, राइट। इसके अंदर एक पोल है नेगेटिव जो ऑक्सीजन है और एक पॉजिटिव है जो कि हाइड्रोजन है, राइट। अच्छा, इसी तरह जो अल्काइल हेलाइड्स हैं वो भी इसी तरह के पोलर कंपाउंड्स हैं। उसके अंदर हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो ये इन दोनों के अंदर डायपोल्स हैं और ये डायपोल फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होती हैं और उससे भी वीक फिर इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होती हैं। जो एल्केन्स हैं उसके अंदर, जो अल्केन्स और दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर सिर्फ इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस मैटर करती हैं, क्योंकि डायपोल तो है ही नहीं ना उनके अंदर। ये सबको क्लियर है ना कि अल्केन्स के अंदर कोई डायपोल्स नहीं होते क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस नहीं होते। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस नहीं है तो इसलिए पोलर बॉन्ड्स नहीं है। जब पोलर बॉन्ड्स नहीं है तो डायपोल्स नहीं है। डाई का मतलब है 2, ठीक है। तो जब भी कोई पोलर बॉन्ड होगा उसमें 2 पोल बन जाएंगे ना, एक पॉजिटिवली चार्ज पोल एक नेगेटिवली चार्ज पोल, इसे डायपोल कहते हैं। तो एल्केन्स के अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस ही नहीं है, इसी तरह दूसरे नॉन पोलर कंपाउंड्स में, इस वजह से उनके अंदर डायपोल तो है ही नहीं। तो इसलिए जो दूसरी और तीसरी फोर्सेस बताई हुई है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस और डायपोल फोर्सेस, ये एल्केन्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट इज इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, राइट, और जो कि वीक फोर्सेस होती हैं। इस वजह से इसलिए उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। और जो हम आते जाते हैं अल्काइल हेलाइड्स अल्कोहल की तरफ तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखिए फिगर बनी हुई है, इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट्स दिया हुआ है प्रोपेन का और फिर उसको कंपेयर किया हुआ है फ्लोरोएथेन के साथ और एथेनॉल के साथ, ठीक है। तो जो प्रोपेन का है बॉइलिंग पॉइंट वो आप देखिए क्या है, प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट देखिए बताएं। -42 डिग्री -42 और फिर फ्लोरोमेथेन का क्या है? -32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 10 डिग्री ज्यादा है, माइनस में है ना, तो माइनस में जब वो कम होता है इसका मतलब है ज्यादा है ना। तो प्रोपेन का -42 है और फ्लोरोएथेन का उससे 10 डिग्री ज्यादा है।
लेकिन जो स्ट्राइकिंग डिफरेंस है वो ये कि जब आप इसको एथेनॉल से कंपेयर करते हैं, एथेनॉल का क्या है? 78। तो हालांकि अगर अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस की बेसिस पे कर रहे होते तो अभी हमने पिछले सेक्शन में देखा था ना कि ये देखें इसका 1.9 डी बाय है फ्लोरोएथेन का डायपोल मोमेंट और एथेनॉल का 1.7 डी बाय, तो वो तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो इतना बड़ा डिफरेंस इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में क्यों है? यानी -32 और 78 110 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स पे। तो वो क्यों है? वो इस वजह से कि जैसे हमने पहले आपको बताया था कि अगरचे बॉन्ड की पोलैरिटी तो तकरीबन उतनी ही है बल्कि थोड़ी सी ज्यादा है फ्लोरोएथेन में, लेकिन अल्काइल हेलाइड्स में फ्लोरीन का बॉन्ड डायरेक्टली किसी हाइड्रोजन से नहीं बना हुआ, फ्लोरीन कार्बन से बॉन्डेड है। लेकिन एथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन का जो कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसका डायरेक्टली बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब करनी होती है तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो भी है अल्कोहल्स में और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है, राइट? जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन भी है और पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन भी है। तो चूंकि इसके अंदर दोनों स्पीशीज मौजूद हैं इसलिए ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं अल्कोहल बनस्बत अल्काइल हेलाइड्स के, और चूंकि वो फिर एक और तरह की इंटरमोलेक्युलर फोर्स हो जाती है इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ये बात समझ में आई है आप लोगों को? यस सर। बाकी सब लोगों को समझ में आई है ये बात? ये सबको समझ में होनी चाहिए। यस सर। ऑलराइट भाई, बाकी लोग मौजूद हैं क्लास में? ये पॉइंट क्लियर है सबको कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है और अल्काइल हेलाइड्स का क्यों कम होता है? तो एग्जाम में ऐसे हो सकता है कि मैं एक अल्कोहल दे दूं और साथ आपको एक अल्काइल हेलाइड दे दूं, ठीक है, और मैं पूछूं इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, और पूछूं क्यों ज्यादा होगा, तो आपने रीजन लिखनी होगी। तो ये भी हो सकता है मैं एक एल्केन लिखूं स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच चेन अल्कोहल लिखूं, एक एल्केन स्ट्रेट चेन लिख दूं, एक स्ट्रेट चेन अल्कोहल लिख दूं, एक ब्रांच चेन अल्कोहल लिख दूं, इनमें से किसका ज्यादा होगा? तो ये सारी इंफॉर्मेशन को आपको देखना होगा, ठीक है। यानी एक स्ट्रेट चेन अल्कोहल है, एक ब्रांच चेन अल्कोहल है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? स्ट्रेट चेन का। स्ट्रेट चेन स्ट्रेट अल्कोहल चेन का, सर। ठीक है। अच्छा, एक ब्रांच चेन अल्कोहल है और स्ट्रेट चेन अल्केन है, किसका ज्यादा होगा? अल्कोहल का सर। अल्कोहल का ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रांचिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन अल्कोहल के होने से आपने देखा कितना बड़ा फर्क पड़ गया, ठीक है। इसी तरह एक स्ट्रेट चेन अल्कोहल है, एक ब्रांच चेन अल्कोहल है और स्ट्रेट चेन अल्काइल हेलाइड है, किसका ज्यादा होगा? स्ट्रेट चेन अल्कोहल। यही ब्रांच चेन अल्कोहल है और स्ट्रेट चेन अल्काइल हेलाइड है, फिर ब्रांच चेन अल्कोहल का, ठीक है, ये फंक्शन। तो हाँ, अब एग्जाम में मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि एक स्ट्रेट चेन अल्कोहल है और एक ब्रांच चेन अल्कोहल, इसमें से किस का ज्यादा होगा, बल्कि मैं आपको दो स्ट्रक्चर्स दूंगा। अब आपने स्ट्रक्चर देख के खुद ही पता करना होगा कि कौन क्या है और कौन क्या है, और उसकी बेसिस पे आपने बताना होगा किसका बॉइलिंग पॉइंट। सर कहाँ गए? क्लास में नहीं है सर। सर के लैपटॉप की चार्जिंग खत्म। सर चार्ज करके नहीं लाते?
अब क्या करना है? डांस करना है, अभी आ जाएंगे ना। रिकॉर्डिंग कैसे ऑन है? रिकॉर्डिंग ऑन हो ही नहीं सकती, सर तो चले गए। रिकॉर्डिंग सर ने स्टार्ट की थी। इधर भाई लीव कर दो अब, सर ने तो वैसे भी नहीं आना। बिजली नहीं है सर के जगह पे। प्रॉब्लम सेंड कर दे मुझे।